नमस्कार। कहानी घर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुना रहे हैं सामाजिक राजनीतिक ग्रंथ गुलामगिरी भाग 12 से 14। धोड़ी राव तात। लेकिन आपने पहले कहा था कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें ब्राह्मण न हो, फिर चाहे वह सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी, और इन सब में मुखिया ब्राह्मण कौन है? ज्योतिराव। ये सरकारी पटवारी वतनदार ब्राह्मण कुलकर्णी है और इनकी जालसाजी के बारे में अधिकांश दयालु यूरोपियन कलेक्टरों को पूरी जानकारी है। इसलिए जब उसको अज्ञानी शूद्रों पर दया आई तो उन्होंने सरकार को रिपोर्ट पेश करके सभी कानूनों के द्वारा कुलकर्णियों के कदम कदम पर बंधनों में बांधने की कोशिश की। उनको कानूनों के माध्यम से नियंत्रित रखकर उनके अनियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित किया गया। फिर भी इन कलम कसाईयों का उनके मतलबी धर्म से शूद्रों के संबंध होने की वजह से शूद्रों पर प्रभाव था। इसलिए ये शैतान की तरह अपने स्वार्थी झूठे धर्म की छत्रछाया में खुले रूप में चौपाल में बैठकर उस बलि राजा के विचारों की आलोचना करके बेचारे अनपढ़ शूद्रों के मन को क्या वे लोग दूषित नहीं करते होंगे? अगर ऐसा ना कहें तो शूद्रों को तो बिल्कुल ही न लिखना आता है और न पढ़ना, फिर वे किस वजह से या किस कारण सरकार से इतनी नफरत करने लगे हैं? इससे बारे में यदि तुम्हें कुछ अन्य कारण मालूम हो तो मुझे जरा समझ दो। इतना ही नहीं तो वे लोग मौका देखकर उसी चौपाल में चावड़ी बैठ करके किसी गैरवाजबी सरकारी कानून को लेकर उस पर कई तरह के पैने कुतर्क नहीं देते होंगे। और शूद्रों को सरकार से नफरत करनी चाहिए, इसलिए उनको क्या चोरी चोरी पाठ नहीं पढ़ाते होंगे? और उनका एक शब्द भी अपनी सजग सरकार के कान में डाल देने के लिए शूद्र लोग क्या कंप कपाते नहीं होंगे? क्योंकि सभी ऊपरी दफ्तरों के कर्मचारी ब्राह्मण जाति के हैं, इसलिए अब तो अपनी सरकार को संभालना चाहिए। सबसे पहले हर एक गांव में इनाम देकर उन्हें उपदेशकों का काम सौंप देना चाहिए। साथ में यह हिदायत भी कि वे उस गांव की हकीकत के बारे में करीब करीब साल में एक रिपोर्ट सरकार को भेजते रहें। यदि इसके अनुकूल कानून बनवाकर बंदोबस्त किया गया तब आगे किसी समय नाना पेशवे जैसे ब्राह्मण को पुण्य, जब किसी पीर ने मिन्नत मांगी या उसने किसी शिवलिंग की यात्रा करके उसके द्वारा रसीला भोजन खिलाने की बजाय चमत्कारिक ढंग से तैयार की गई रोटियां निश्चित समय पर गांव गांव में एक साथ पहुंचाकर वह प्रसाद अनपढ़ शूद्रों को खिलाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह करवाने की बात सूझी तो इन पटवारी वतनदार कुलकर्णियों की एकता बिल्कुल किसी काम नहीं आएगी। इस तरह किए बगैर सभी अनपढ़ शूद्रों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उनके पांव उस धरती पर नहीं टिके रहेंगे। इतना ही नहीं, जब वे यूरोपियन उपदेशक सभी शूद्रों को सही ज्ञान देंगे और इनकी आंखें खोल देंगे तब ये लोग इन राम राक्षसों के नजदीक भी खड़े नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार को अपने ग्राम कर्मचारी, नौकर, पटेल, चौधरी से लेकर कुलकर्णियों तक के काम की परीक्षा लेनी चाहिए और इस तरह के महत्वपूर्ण कामों को एक ही जाति या विशिष्ट जाति के लोगों के हाथ नहीं सौंपना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि फौज की तरह इस काम में कुछ विशेष अधिकार की बात पैदा नहीं होगी, बल्कि उसका पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा और सभी लोगों को पढ़ने लिखने की इच्छा अपने आप पैदा होगी। यदि आवश्यकता हो तो सारी हमारी दयालु सरकार को चाहिए कि शिक्षा विभाग का फिजूल खर्च एकदम बंद कर दे और ये सारा पैसा कलेक्टर के खाते में जमा कर देना चाहिए। फिर एक यूरोपियन कलेक्टर की ओर से जॉर्विस साहब की तरह किसी भी प्रकार का पक्षपात न करते हुए सभी जाति के होशियार छात्रों में से कुछ छात्रों का चुनाव करके उनको केवल रूखा सूखा खाना और छोटे मोटे कपड़ों की व्यवस्था करके उनके लिए हर कलेक्टर साहब के बंगले के करीब पाठशाला चलानी चाहिए और उन छात्रों को पटेल, कुलकर्णी तथा पंतोजी, पटवारी, पुलिस, पटेल, ग्राम सेवक आदि के नाम की ट्रेनिंग देकर फिर परीक्षा लेकर इस तरह के काम सौंप देने चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि ये लोग सभी ब्राह्मण कुलकर्णियों की एकता के लिए बदनाम नाना पेशवे जैसे ब्राह्मणों के काम नहीं आएंगे, बल्कि जो लोग अज्ञानी शूद्रों को फंसा करके उनके खेत वतन हड़पत्ते होंगे और उन लोगों से हर तरह के झगड़े फसाद करवाते होंगे, उनको वैसा करने के लिए वक्त ही नहीं। आज तक लाखों रुपया शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च हुआ है, फिर भी उससे शूद्र समाज की संख्या की तुलना में उनमें विद्वानों की संख्या नहीं बढ़ सकी। इतना ही नहीं, महार, मातंग और चमार आदि जातियों में से एक भी पढ़ा लिखा कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ MA या BA पढ़े लिखे लोग दवा के लिए भी नहीं मिलेंगे। अरे रे, अपनी इस सरकार के इतने विशाल शिक्षा विभाग के गोरे चेहरे पर इन काले मुंह वाले ब्राह्मण पंडितों ने यह कितना बड़ा काला दाग लगाया है। अरे, यह कड़वे करेले हमारी सरकार ने इतने घी में तलकर शक्कर में घोल कर पकाए, फिर भी उन्होंने अपने जाति स्वभाव छोड़ा नहीं
और अंत में वे कड़वे करेले की तरह कड़वे ही रहे। धोने वो तात, आपका कहना सही है, लेकिन ये कुलकर्णी आने पर शूद्रों की भूमि वतन को किस प्रकार का फांसा डालकर हटते होंगे। ज्योतिराव, जिन शूद्रों को पढ़ना लिखना बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसे अनपढ़ शूद्रों को ये कुलकर्णी खोजते रहते हैं और फिर स्वयं उनके साहूकार होकर वे उनसे जब गिरवी खाता लिखवा लेते हैं, उस समय वे अपनी जाति के अर्जनवीस से मेल मिलाप करके उनमें एक तरह की शर्तें लिखवा लेते हैं जो उन शूद्र किसानों के खिलाफ हों और इस कुलकर्णी साहूकार के फायदे की हों। फिर जो शर्तें लिखी जाती हैं उनको न पढ़ने हुए गलती सलती बातें पढ़कर सुनाई जाती हैं। फिर उस कागज पर उनके हाथ के अंगूठे के निशान लगाकर अपना वही खाता पूरा कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जालसाजी से उन शूद्रों की जमीन जायदाद लिखी गई। शर्तों के अनुसार हड़पत्ते होंगे कि नहीं। धोनीराव, तात, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये लोग जाति से ही कलम कसाई हैं, लेकिन ये लोग अनपढ़ शूद्रों में किस प्रकार के झगड़े पैदा करते होंगे। ज्योतिराव, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद आदि के संबंध में, सन त्योहार, पोला आदि में और होली के दिन होली के बांस को पहले पूरी आदि कौन बांधेगा, इस संबंध में शूद्रों के आपस में जो झगड़े फसाद होते हैं, इनमें ब्राह्मण कुलकर्णियों का हाथ नहीं होता है। वे लोग इन झगड़े फसादों को करवाने में जिम्मेदार नहीं होते। इस तरह के कुछ उदाहरण तुम वास्तव में दिखा पाओगे। धोनीराव, तात, आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन शूद्रों के आपस में इस तरह के झगड़े फसाद करवाने में इन ब्राह्मण कुलकर्णी आदि कलम कसाईयों को क्या मिलता होगा। ज्योतिराव, अरे जब कई घरंदाज अनपढ़ शूद्रों के घराने मन ही मन द्वेष की अग्नि में जलकर आपस में एक दूसरे से लड़ते होंगे, तब अंदर ही अंदर से इन कलम कसाईयों सहित अन्य ब्राह्मणों कर्मचारियों के घर इस आग में तपते तपते जलकर क्या नष्ट नहीं हुए होंगे। अरे इन कलम कसाईयों के नारदशाही की वजह से स्थानीय, मुल्की, फौजदारी और दीवानी विभाग खाता का खर्च बेहद बढ़ गया है और वहां के अधिकांश कर्मचारी, मामलेदार से लेकर ग्राम सेवक तक, सभी अपने तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमाहि धियो यो न प्रचोदयात इस असली गायत्री मंत्र से बेईमानी करते हैं। इसके संबंध में चिरी मेरी देव, इस यवनी विदेशी गायत्री का उपदेश उन पवित्र पुरोहितों के अपनाने की वजह से ब्राह्मण वकीलों की दलाली काफी बढ़ गई है। फिर यह बताओ कि वे बड़ी बड़ी कोर्ट कचहरियों में बैठकर जोर जोर से हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए घूमते हैं कि नहीं। इसके अलावा मुंसिफ नवाब के सरंजाम कितने बड़े हैं, इसका हिसाब दो। इतना बंदोबस्त होने के बावजूद भी गरीब लोगों को न्याय सस्ता और आसानी से मिलता भी या नहीं। इसी वजह से गांव खेड़ों के सभी लोगों को मिलाकर एक कहावत प्रसिद्ध हुई है। वह कहावत यह है कि सरकारी विभागों से अपना काम करवाना हो तो काम करने वाले ब्राह्मणों कर्मचारियों के हाथ में अमुक तमुक दिए बगैर वे हम जैसे गरीबों के काम हाथ ही नहीं लगाते। उनकी झोली में डालने के लिए घर से कुछ न कुछ साथ में ले लो, तब कहीं काम के लिए बाहर निकलो। धोनीराव, तात, यदि ऐसा ही होता हो तब तो गांव खेरों के तमाम शूद्र लोगों को यूरोपियन कलेक्टरों से अकेले में मिलकर उनको अपनी शिकायतें क्यों नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिराव, अरे जिनको बेर की गांड किधर होती है यह मालूम नहीं, ऐसे डरपोक खिलौनों को ऐसे महान कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे होगी, और ये लोग अपनी शिकायत सही ढंग से उनके सामने क्या बता पाएंगे। ऐसी हालत में किसी लंगोट बहादुर ने बड़ी हिम्मत से किसी बुटलेर की मदद से यूरोपियन कलेक्टर से अकेले में मिलकर और उनके सामने खड़े होकर यह कहे कि ब्राह्मण कर्मचारियों के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, तब इतने चार शब्द कहने की इन कलम कसाईयों को भनक भी लग गई तो समझ लो हो गया इसका काम तमाम। फिर उस सभागी आदमी के नसीब ही फूट गए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि वे लोग कलेक्टर कचहरी के अपनी जाति के ब्राह्मण कर्मचारी, बाबू से लेकर रेवेन्यू के या जज के ब्राह्मण कर्मचारी तक, सभी के सभी अंदर ही अंदर उस यवनी गायत्री की वर्दी घुमा देते हैं। फिर आधे कलम कसाई तुरंत हर तरह के दस्तावेजों के साथ पुरावे लेकर वादी के साक्षीदार गवाहदार बन जाते हैं। ये लोग उनके झगड़े में इतनी उलझन पैदा कर देते हैं कि उसमें सत्य क्या है यह पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस सत्य असत्य को खोज निकालने के लिए बड़े विद्वान यूरोपियन कलेक्टर और जज लोग अपनी सारी अक्ल खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको छिपे हुए रहस्य का कुछ भी पता नहीं चलता और न ही कुछ हाथ लगता है, बल्कि वे उस शिकायत करने वाले लंगोटीधारी को यह कहने में लज्जा का अनुभव नहीं करते कि तू ही बड़ा शरारती है, और अंत में उसके हाथ में नारियल की खाली टोकरी देकर उसको फजीहत होने के लिए घर पर भेज देते होंगे कि नहीं। अंत में ब्राह्मण कर्मचारियों की इसी प्रकार की प्रवृत्ति की वजह से कई गरीब किसान शूद्रों के मन में यह बात आती होगी कि यहां हमारे किसी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं है। इनमें से कई लोगों ने डाकू और लुटेरों का जीवन अपनाया होगा
और अपनी ही जान को तबाह किया होगा कि नहीं। इनमें से कईयों के दिलो दिमाग में असंतोष की भावना भड़क उठी होगी और फिर वे पागलपन के शिकार बन गए होंगे कि नहीं। और इनमें से कईयों ने अपनी दाढ़ी मूछे बढ़ाई होंगी और अतपदले होकर रास्ते में जो भी कोई मिल जाए उसको अपनी शिकायत सुनाते कहते फिरते होंगे कि नहीं धोनीराव तात। इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण लोग मामलेदार आदि होने की वजह से अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्योतिराव, आज तक जो भी ब्राह्मण मामलेदार हुए हैं उनमें से कई मामलेदार अपने बुरे करतूतों की वजह से सरकार की नज़र में अपराधी सिद्ध हुए हैं और सजा पाने के काबिल हुए हैं। वे ब्राह्मण मामलेदार काम करते समय इतनी दुष्टता से बर्ताव करते थे और गरीब लोगों पर इतना अमानवीय जुल्म ढाते थे कि उन दास्तानों का एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। अरे, इस पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार कुलकर्णी से लिखवाकर लाई हुई लायकी दिखाए बगैर बड़े बड़े साहूकारों की भी जमानत स्वीकार नहीं करते। फिर लोग लायकी का प्रमाण पत्र देते समय चक्कर चलाते होंगे कि नहीं। उसी प्रकार इस शहर की म्यूनिसिपालिटी किसी मकान मालिक को उसके पुराने मकान की जगह पर नया मकान बनाने की तब तक अनुमति नहीं देती जब तक ब्राह्मण मामलेदार द्वारा उस नगर के कुलकर्णी का अभिप्राय समझ नहीं लिया जाता। अरे, उस कुलकर्णी से पास उस नगर का नक्शा होने के बावजूद नई खरीदी करने वालों के नाम मिला करके हर साल उसकी एक नकल मामलेदार के दफ्तर में लिखवाकर रखने का कोई रिवाज ही नहीं है और न कोई कारण भी। फिर उस जगह के संबंध में कुलकर्णी का अभिप्राय आवश्यक और सच है, यह कैसे मानना चाहिए। इन तमाम बातों से इस तरह की शंका पैदा होती है कि ब्राह्मण मामलेदारों ने अपनी जाति के कलम कसाईयों का हित साधने के लिए इस व्यवस्था को बरकरार रखा होगा। इससे तुम ही सोच करके देखो कि जहां यूरोपियन लोगों की बस्तियों के करीब पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार इस प्रकार की बेपरवाही से अपनी जाति के कलम कसाईयों की रोटी पकाते हैं, तब गांव खेड़ों में उनका जबरदस्त जुल्म रहता होगा। यदि इस बात को हम लोग सच न माने, तब ये जो अधिकांश देहातों के अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों के समूह अपने बगल में अपने कपड़े लत्ते दबाकर ब्राह्मण कर्मचारियों के नाम से चिल्लाते हुए घूमते दिखाई देते हैं, क्या ये सब झूठ है। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुलकर्णी की वजह से ही ब्राह्मण मामलेदारों ने मेरा अर्ज समय पर स्वीकार नहीं किया, इसीलिए प्रतिवादी ने मेरे पक्ष के सभी गवाह बदल दिए और मेरी ही जमानत करवाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मामलेदार ने मेरी अर्जी ले ली और कुछ समय के लिए उसने मेरी अर्जी दूसरे दिन लेकर मेरे चल रहे काम से मुझे उजाड़ दिया और इस तरह उसने मुझे भिखारी बना दिया। कोई कहता है कि ब्राह्मण मामलेदार ने मैं जैसा बोल रहा था उस प्रकार से लिखा ही नहीं और बाद में उसी जबानी से मेरे सारे झगड़े को इस तरह खाना खराब कर दिया कि अब मैं पागल होने की स्थिति में पहुंच गया हूं। कोई कहता है कि मेरे प्रतिवादी ने ब्राह्मण मामलेदार की सलाह पर मेरे अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया और उसके मेरे खेत में अपना हल जोतने का काम शुरू करते ही मैं केवल उसके हाथ में अपनी अर्जी दे दी और तुरंत 4-5 कदम पीछे हट गया। मैं उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही दीन सुखी भाव में कांपते हुए खड़ा रहा। फिर कुछ ही देर में उस दुष्ट ने मेरी ओर ऊपर नीचे देखकर झट से उस अर्जी को मेरी ओर फेंक दिया। यह कारण दिखाकर कि मैंने कोर्ट का अपमान किया है, उसने मुझे ही दंडित किया, लेकिन उस दंड राशि को देने की मेरी क्षमता नहीं होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए जेल में बंद रहना पड़ा। इधर प्रतिवादी ने बोने के लिए तैयार किए हुए मेरे खेत में अपना अनाज बो दिया और उस खेत को अपने अधिकार में ले लिया, जिसकी वजह से मैंने बाद में कलेक्टर साहब को 2-3 अर्जियां दी और उनको हर बात से सूचित किया, लेकिन सभी अर्जियां वहां के ब्राह्मण क्लर्क ने कहां दबा करके रख दी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब इसका क्या किया जा सकता है। कोई कहता है कि ब्राह्मण क्लर्क ने मेरी अर्जी कलेक्टर को पढ़कर दिखाते समय वहां की मुख्य बातों को हटा करके ब्राह्मण मामलेदार द्वारा दी गई अर्जी निकालकर वहां जस का तस रखवा दिया। कोई कहता है कि मेरी अर्जी के आधार पर कलेक्टर ने मौखिक रूप में जो बातें लिखने के लिए उस ब्राह्मण क्लर्क को कहा था, उसने कलेक्टर के बताए आदेश के विरुद्ध ऑर्डर लिखा, लेकिन उस ऑर्डर को कलेक्टर के सामने पढ़ते समय उसने कलेक्टर के बताए अनुसार ही बराबर पढ़कर सुना दिया और फिर उस निकाल पत्र पर उसके हस्ताक्षर लेकर वह निकाल पत्र जब मुझे मामलेदार के द्वारा प्राप्त हुआ तब उस पत्र को देखकर मैं अपने माथे को पीटता ही रह गया और मैंने मन ही मन ने कहा कि हे ब्राह्मण कर्मचारी, तुम लोग अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर चुप नहीं रह सकते। कोई कहता है कि जब मेरी कलेक्टर साहब के पास कुछ भी सुनवाई नहीं हुई तब मैंने रेवेन्यू साहब को 2-3 अर्जियां भेज दी, लेकिन मेरी वे सभी अर्जियां वहां के ब्राह्मण क्लर्क लोगों ने कोशिश करके फिर उस साहब की ओर से पुनः कलेक्टर के ही अभिप्राय के लिए लौटा दी। बाद में कलेक्टर के ब्राह्मण कर्मचारियों ने
मेरी सभी कागजात घुमा फिरा कर कलेक्टर साहब को पढ़कर सुना दिए और यह कहकर कि मैं बड़ा शिकायतखोर आदमी हूं, उन्होंने मेरी अर्जी के पिछले पन्ने पर उस कलेक्टर से अभिप्राय लिखवा कर रेवेन्यू साहब को गलत जानकारी दी। अब तुम ही बताओ, ऐसे करने वालों के साथ क्या करना चाहिए? कोई कहता है कि मेरा केस शुरू होते ही अटर्नी द्वारा बीच में ही मुंह मारने की वजह से जज साहब कहने लगे, चुप रहो, बीच में मत बोलो। बाद में उन्होंने स्वयं ही मेरे सभी कागजात पढ़ लिए, लेकिन कागजातों को वह बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि पहले की कलेक्टर कचहरी के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों ने कुलकर्णियों की सूचना के अनुसार मेरे पूरे केस का स्वरूप ही बदल दिया था। कोई कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों के देव पूजा के कमरे के मंत्रोच्चारों के अनुसार उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे खेत नीलाम किए गए, हमारी जमीन जायदाद चली गई, हमारा अनाज गया, हमारा अनाज गया, हमारा अनाज से भरा बारदाना लूट गया, हमारे घर की हर चीज लूट ली गई और हमारे बीवी बच्चों के बदन पर सोने का फुटा भी नहीं बचा। अंत में हम सब लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तब मेरे छोटे भाइयों ने मिट्टी गारे का काम खोजा और हम सभी सड़क के काम पर जाकर हाजिरी देते थे। बाद में किसी घटिया मराठी अखबार में अंग्रेज सरकार या उसके धर्म की यदि आलोचना नुक्ताचीनी की गई हो तो उसका मतलब जाते जाते हम अज्ञानी अनपढ़ शूद्र मजदूरों को समझाया करते और बाद में अपने घर लौट जाते थे। और सरकार भी ऐसे घटिया लोगों की मेहनत करने वाले मजदूरों से भी ज्यादा डबल तनख्वाह देती है। फिर भी मजदूर ने मजदूरी लेने के बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी के हाथ पर कुछ रुपया पैसा रख दिया, तब तो कोई बात नहीं। यदि उसने उसके हाथ पर कुछ भी रुपया पैसा न छोड़ा तो उसकी खैर नहीं। वह ब्राह्मण कर्मचारी दूसरे दिन से ही अपने से बड़े साहब को उस मजदूर के बारे में गलत सलत बातें बता करके उस मजदूर के नाने लगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कोई ब्राह्मण कर्मचारी उस मजदूर से कहता है कि तू सरकारी काम करने के बाद पत्रालियों के लिए बड़े और पलस के पान या पान की डालियां शाम को घर लौटते समय लाकर मेरे घर पर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता है कि आम डालियां शाम को मेरे घर डाल देना। कोई कहता है कि मुझे पत्ते ला कर देना। कोई कहता है कि आज रात को मैं गांव में उस लेन देन करने वाली विधवा के घर में नाश्ता पानी करने के लिए जाने वाला हूं, इसलिए तू खाना खाकर मेरे निवास पर आकर मेरे परिवार के साथ सारी रात रहकर वहीं सो जाना, लेकिन दूसरे दिन काम पर जाने के लिए भूला नहीं, क्योंकि कल शाम को ही बड़े इंजीनियर साहब यहां अपना काम देखने के लिए आने वाले हैं। इस प्रकार का इत्तिला राव साहब ने लिखकर भेजा है। इस तरह से ब्राह्मणों द्वारा अंदर ही अंदर जो परेशानियां भोगनी पड़ती हैं, उससे बारे में मुझे मेरे भाई मेरे घर आकर बताते रहते हैं और आंखों में आंसू बहाते रहते हैं। वे कहते हैं कि तात हम क्या करें, ये सभी ब्राह्मण 18 जाति के गुरु हैं। ये लोग अपने आप को सभी वर्णों के गुरु समझते हैं, इसलिए ये जैसा भी बर्ताव करें, हम शूद्रों को उनको एक भी शब्द नहीं कहना चाहिए, शूद्रों को उनकी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। यह अधिकार उनको नहीं है, यही उनके धर्मशास्त्रों का कहना है। धर्मशास्त्र कुछ भी कहे, लेकिन हमारे पास इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। यदि मैं अंग्रेजी बोलना सीख गया होता तो मैं ब्राह्मणों से सभी कारनामे, करतूतें, लफ्फाजी, ठगी आदि सभी बातें अंग्रेज साहब के लोगों को बोल दिया होता और उनके द्वारा इन लोगों को मजा चखाया होता। इसके अलावा इंजीनियर विभाग के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों की लुच्चागिरी के बारे में ठेकेदार लोग इतना कुछ बताते हैं कि उस पर एक स्वतंत्र किताब लिखी जा सकती है। इसलिए इस बात को मैं यहीं समाप्त कर देता हूं। तात्पर्य, ऊपर लिखी गई तमाम दलीलों में जो भी आपको सच लगे उसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उसका पूरी तरह से बंदोबस्त भी करना चाहिए तथा उन तमाम कुरीतियों को जड़ मूल से सामाजिक जीवन से समाप्त कर देना चाहिए। यही हमारी सरकार का धर्म है। धोलीराव ताक, यदि इस प्रकार का अर्थ सभी सरकारी विभागों के ब्राह्मण कर्मचारियों का वर्चस्व होने की वजह से हो रहा हो, तब यूरोपियन कलेक्टर वहां बैठकर क्या कर रहे हैं? वे ब्राह्मणों की लुच्चागिरी के संबंध में सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्योतिराव, अरे इन ब्राह्मण कर्मचारियों के इस रवैये के कारण उनकी टेबल पर इतना काम पड़ा हुआ रहता है कि वे लोग उसमें कुछ जरूरी काम कर लेते हैं। केवल मराठी कागजातों पर दस्तखत करते करते उनकी नाक में दम आ जाता है। इसलिए उन बेचारों को इन तमाम अनर्थों की खोजबीन करके उस संबंध में सरकार को रिपोर्ट करने के लिए समय भी कहाँ है। इतना सब होने पर भी मैं यह सुन रहा हूं कि कोंकण के अधिकांश दयालु यूरोपियन कलेक्टरों ने अज्ञानी शूद्रों पर ब्राह्मण जमींदारों खोत की ओर से जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उन्हें समाप्त करने के लिए अज्ञानी शूद्रों के पक्ष में स्वयं ब्राह्मण जमींदारों के खोत प्रतिवादी होकर
वे सरकार में उस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी समय सभी ब्राह्मण जमींदारों ने खुद अमेरिकी स्लेव गुलाम होल्डर का अनुकरण करते हुए अपने मतलबी धर्म की सहायता से अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों में सरकार के विरोध में गलत सलत बातें प्रचलित की। इसकी वजह से अधिकांश अज्ञानी शूद्रों ने यूरोपियन कलेक्टरों के विरोध मन संघर्ष करने की तैयारी की। उन्होंने सरकार को कहा कि हम लोगों पर ब्राह्मण जमींदारों का खोत जो अधिकार है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। यहाँ के ब्राह्मण जमींदारों ने अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों को शैतानों की तरह अपनी मुट्ठी में रखा और अपनी इस भोली भाली सरकार को अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों के विरोध में मानसिक रूप में खड़ा कर दिया। ब्राह्मण खोतों की इस तरह की चालबाजी की वजह से उस परहितकारी यूरोपियन कलेक्टर पर किस तरह की स्थिति गुजर रही है वह देखिए। धोनीराव इस तरह अज्ञानी शूद्र ब्राह्मणों के बहकावे में आकर अपना चारों ओर से नुकसान कर लेते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से आगे किसी समय उन्होंने ब्राह्मणों के बहकावे में आकर सरकार के विरोध में अपना हाथ खड़ा किया, तब उनकी बड़ी हानि होगी, क्योंकि शूद्रों को ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की दास्ता से मुक्त होने का इससे अच्छा मौका पुनः प्राप्त होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए शूद्रों के हाथ से इस तरह का अनर्थ न हो, इसलिए आपको कुछ उपाय सूझ रहे हों तो एक बार जाकर अपनी दयालु सरकार को समझा कर देखिए, क्योंकि अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों को बताने से कोई फायदा नहीं। यदि इसके उपरांत भी शूद्र समाज के लोग मूर्ख के मूर्ख ही बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप भी क्या करेंगे? ज्योतिराव, इसके लिए उपाय के तौर पर मेरा यह भी कहना नहीं है कि अपनी दयालु सरकार को सबसे पहले ब्राह्मण समाज की जनसंख्या के अनुपात में सभी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि उसी अनुपात में शेष सभी जातियों के कर्मचारियों न मिलते हों तो सरकार को चाहिए कि वह उनके स्थान पर केवल यूरोपियन कर्मचारियों की नियुक्तियां करे। मेरे कहने का मतलब यह है कि फिर सभी ब्राह्मण कर्मचारियों को सरकार और अज्ञानी शूद्रों का नुकसान करने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार को केवल उन यूरोपियन कलेक्टरों को जिन्हें अच्छी तरह से महाराष्ट्र भाषा, मराठी भाषा बोलना आता है, उन सभी को उम्र भर के लिए पेंशन देकर वहीं तमाम गांव खेड़ों में रहने वाले अज्ञानी अनपढ़ डरपोक और ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के हाथ के खिलौने बने हुए शूद्रों में मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और फिर उन्हें सभी ब्राह्मण कुलकर्णी आदि कर्मचारियों की चालाकी पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। पेंशन प्राप्त आदि अधिकारियों के द्वारा हमेशा वहां की छोटी मोटी गतिविधियों की रिपोर्ट मंगवानी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि वहां के सरकारी शिक्षा विभाग के ब्राह्मण कर्मचारियों की लुभावनी चालाकी का तो पर्दाफाश हो ही जाएगा, साथ ही पिछले कुछ दिनों में सारे शिक्षा विभाग की जो भी दुर्दशा हुई है उसका भी पूरी तरह से बंदोबस्त हो जाएगा। इस तरह तमाम अज्ञानी शोषित शूद्रों को यथार्थ का पता चलते ही वे लोग इन ब्राह्मण पुरोहितों के कुतर्की अधिकारों का पूरी तरह से निषेध करेंगे, और ये अज्ञानी शूद्र लोग अपनी अंग्रेजी सरकार के उपकारों को कभी भूलेंगे नहीं। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम शूद्रों के गले में सदियों से इन ब्राह्मण पंडित पुरोहितों द्वारा बांधी गई गुलामी की जंजीरें जल्दी ही किसी के द्वारा खुल जाना संभव नहीं है। धोनीराव तात, फिर आप अपने बचपन में अखाड़े खेलने और निशाने पर गोली दागने की कसरत किस लिए कर रहे थे? ज्योतिराव, अपनी दयालु अंग्रेज सरकार को मार भगाने के लिए। धोनीराव तात, लेकिन आपने इस तरह की दुष्ट मसलहत कहां से सीखी? ज्योतिराव, दो चार पढ़े लिखे सुधरे हुए ब्राह्मण विद्वानों से लेकर आज के सुधारणावादी लेकिन घर में चूल्हे के पास ब्राह्मणों तक सभी लोग इसका कारण यह बताते हैं कि अपने में ही अधिकांश जाति के लोग अनादि सिद्ध धर्म के बारे में अज्ञानी हैं, इसलिए अपने सभी लोगों की एकता समाप्त हो गई है। इसी की वजह से अपने ही कई प्रकार के जाति भेद पैदा हो गए। अपने में ही इस तरह का बिखराव आने की वजह से अपना राजकाज अंग्रेजों के हाथ में चला गया, और वे लोग अब हमारे अज्ञानी भोले भाले लोगों का अपने देश के प्रति जो अभिमान है वह समाप्त हो, इसलिए उनको अपने मतलबी धर्म का आधार दिखाकर अपने गुरु भाई धर्म बंधु बना रहे हैं। इसलिए हम सभी जाति के लोगों में अपनी एकता कायम होनी चाहिए। इसके बगैर इन अंग्रेज लोगों को अपने देश से निकाल बाहर करने की शक्ति हम लोगों में आएगी नहीं, और इस तरह किए बगैर हम लोगों का अमेरिकी, फ्रांस और रशियन लोगों की बराबरी में आना कदापि संभव नहीं है। यह उन्होंने मुझे टॉम स्पेंस आदि ग्रंथकारों की किताबों के कई वाक्य उद्धरण स्वरूप देकर सिद्ध करके दिखाया है। इसी की वजह से इस तरह से मूर्खतापूर्ण आचार कुछ दिनों तक अपने बचपन में करता रहा था, लेकिन बाद में उन्हीं ग्रंथों के सहारे गंभीर रूप से सोचने लगा। तब कहीं इन पढ़े लिखे ब्राह्मणों से
मतलबी मलहम पट्टी का सही अर्थ मेरे ध्यान में आया। वही सही अर्थ यह है कि हम सभी शूद्र लोग अंग्रेजों के गुरु भाई धर्मबंधु होते ही उनके पूर्वजों के तमाम ग्रंथों का, धर्मशास्त्रों का निषेध करेंगे और उससे उनके जाति अहंकार को ठेस पहुंचेगी। इस तरह का उसका तुरंत परिणाम यह होगा कि उनके हरामी लोगों को हम शूद्रों के श्रम की रोटियां खाने को नहीं मिलेंगी। इस प्रकार ब्रह्मा के बाप को भी यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि शूद्रों से ब्राह्मण ऊंचे वर्ण के हैं। अरे, जिन लोगों के पूर्वजों को ही देशाभिमान शब्द बिल्कुल मालूम नहीं था, उन लोगों ने उस शब्द का इस तरह से अर्थ किया, इसके लिए हमको बहुत आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज लोगों ने वास्तव में बलि राजा के आने के पहले देशाभिमान शब्द का अर्थ ग्रीक लोगों से पढ़ा था, लेकिन बाद में जब वे उस बलि राजा के अनुयायी हुए, तब से उनमें यह सद्गुण इतना बढ़ा कि उनकी बराबरी अन्य किसी भी धर्म का स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं कर सकता था। यदि उनको देखना ही है तो अमेरिका के बलि राजा के मतानुयायी जॉर्ज वॉशिंगटन की तुलना योग्यता का आदमी देखना चाहिए। यदि ऐसे महापुरुष की योग्यता आदमी देखना संभव न हो तो तब उन्हें फ्रांस के बलि राजा के मतानुयायी लफेटे की योग्यता का आदमी देखना चाहिए। अरे, यदि इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों को स्वदेशाभिमान वास्तव में मालूम होता तो अपनी किताबों में, अपने धर्मशास्त्रों में अपने ही देश बंधुओं शूद्रों को पशु से भी नीच समझने के बारे में लेख नहीं लिखे होते। वे ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग के लोग मैला खाने वाले पशु का गोमूत्र पीकर पवित्र होते हैं, लेकिन शूद्रों के हाथ का साफ सुथरा झरने का पानी पीने से अपने आप को अपवित्र समझते हैं। देखिए, इन पढ़े लिखे विद्वानों के पूर्वजों द्वारा क्रिश्चियन लोगों के पवित्र देशाभिमान के विरुद्ध उपस्थित किया हुआ अपवित्र देशाभिमान हमको यदि किसी की बदौलत समझा होगा तो वह अंग्रेजों की बदौलत और ऐसे परोपकारी लोगों को, मतलब हम सभी को ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करने वाले लोगों को अपने देश से भगा देने की उन ब्राह्मणों की कसरत में ऐसा कौन है जो शामिल होना चाहेगा? अरे, ऐसा कौन मूर्ख आदमी है जो अपने रक्षकों के विरुद्ध ही अपना हाथ उठाने की हिम्मत करेगा? लेकिन मैं तुमको इतना स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अंग्रेज लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। वे लोग हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों का साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जब तक उन अंग्रेज लोगों की सत्ता इस देश में है, तब तक हम सभी शूद्र लोगों को जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी ब्राह्मण पंडित पुरोहितों की परंपरागत धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त होना चाहिए, और इसी में हम सभी की बुद्धिमानी है। भगवान ने एक बार शूद्रों पर दया करके अंग्रेज बहादुरों के हाथ से ब्राह्मण नाना साहेब पेशवा के विद्रोह को चकनाचूर करवा दिया। यह अच्छा हुआ, वरना उन शादावल के लिंग के इर्द गिर्द रुद्र करने वाले पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने आज तक कई महारों को ब्राह्मणी ढंग की धोती पहनने की वजह से या कीर्तनों में संस्कृत श्लोकों का पठन पाठन करने की वजह से काला पानी दिखा दिया होता, इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों, आपको यह सामाजिक राजनीतिक ग्रंथ गुलामगिरी कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।